मेरे शेरों शेरनियों, ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में आप दावा कर सकते हैं कि मेरा 50 मार्क्स आएगा या 40 मार्क्स आएगा या 70 मार्क्स आएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस पर आपका एग्जाम होगी। लेकिन मेरे भाई, आप इस सब्जेक्ट में फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि जब एमसीक्यू बेस पे होगा तो दोस्तों आप तो थ्योरी लेक्चर की तरह लिखेंगे नहीं कि आपको 15 में से 5 मार्क्स मिल ही जाएगा अगर जितना भी खराब लिखे। यहां पे दोस्तों सही होगा, मार्क्स मिलेगी, गलत करेंगे मार्क्स कटेगी। इसलिए आप लोगों के सामने आज जो मैं पेपर लेकर आया हूं, पूरा कंप्लीट एक सेट लेकर आया हूं, जिसे देखने के बाद आप लोगों को यह अंदाजा लग जाएगी आखिरकार एग्जाम हॉल में हमारा कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए सर, बिना देर किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और हां मेरे दोस्तों, घबराए नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि 15 मई से हमारा सेमेस्टर 2 का क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 2 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे शेरों शेरनियों, आप लोग 15 मई से तैयार रहेंगे हमारे एप्लीकेशन पे। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर। आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है सर, प्रथम आर्य सत्य क्या है? देखिए दोस्तों, प्रथम आर्य सत्य आपसे पूछा गया कि क्या है। तो प्रथम आर्य सत्य की अगर हम लोग बात करें तो वो हमारा दुख है भाई। क्या बोलेंगे सर? प्रथम हमारा आर्य सत्य है दोस्तों, हमारा क्या? दुख। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, योग के मार्ग को क्या कहते हैं? यानी सर आप लोगों के एग्जाम में ना भाई, अगर आपने एक पेपर लिया होगा IQS इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो वहां पे आप लोगों को योग दर्शन के बारे में स्टडी करना है, न्याय दर्शन के बारे में स्टडी करना है, संख्या दर्शन के बारे में स्टडी करना है, और मैं खुद आपको स्टडी कराऊंगा, घबराए नहीं। इसलिए प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। तो क्या कहा गया कि योग के मार्ग को क्या कहते हैं? अष्टी मार्ग। क्या बोलेंगे सर? योग के मार्ग को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे? अष्टी मार्ग। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है सर, राधा कृष्ण की भारत रत्न प्राप्त कब हुआ? जो हमारा राधा कृष्ण है ना भाई, सर्वपल्ली राधा कृष्ण जो है, उनको भारत रत्न आखिर कब मिला? तो बोलेंगे सर 1954 में, 1954 में भारत में हमारा जो राधा कृष्ण है भाई, उनको याद रखिएगा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला, राधा कृष्ण का अनुसार धर्म है। अच्छा, अभी हम लोग बोलते हैं ना, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ईसाई हूं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है कि राधा कृष्ण ने धर्म किसे कहा? अनुभव। क्या कहा? अनुभव, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को उन्होंने कहा सच्चा धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। राधा कृष्ण की मृत्यु कब हुई थी? अब आपसे यहां पे पूछा गया जो हमारे सर्वपल्ली राधा कृष्ण है भाई, इसका आखिर मृत्यु कब हुआ? तो बोलेंगे सर मृत्यु हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर, राधा कृष्ण का अनुसार शिक्षा है। अब राधा कृष्ण चाचा कह रहा है कि शिक्षा एक तरह का है क्या? तो शिक्षा एक तरह का दोस्तों हमारा सीखने की प्रवृत्ति है। बिल्कुल भाई, और हम लोग ये सोचकर पढ़ते हैं कि शिक्षा का मतलब ये है कि हमें नौकरी होना चाहिए भाई, है ना। लेकिन दोस्तों हमारे राधा कृष्ण चाचा कहते थे क्या? शिक्षा का मतलब ये होता है कि आपने सीखने की प्रवृत्ति को जारी रखें। क्या? सीखने की परंपरा को आप क्या करें? जारी रखिए। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पर आते सर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 है सर, कि कृषि क्रिया किस क्षेत्र से संबंधित है? मेरे शेरों शेरनियों, आप लोग थोड़ा सा जानिए। प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप जो हमारा ग्रामीण इलाके के लोग करते हैं भाई। ठीक है भाई, प्राथमिक क्रियाकलाप के अकॉर्डिंग कौन कौन आता है? कृषि करना, खेती करना, पशुपालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, मछली पालन, आखेट करना यानी शिकार करके भोजन प्राप्त करना, ये सारा हमारा आता है किसमें? तो बोलेंगे सर प्रथम हमारा क्रियाकलाप में आता है। किसमें आता है दोस्तों? तो बताएंगे सर हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। क्या बोलेंगे सर? प्राइमरी सेक्टर में आता है भाई। किसमें आता है? तो प्राइमरी सेक्टर में आता है भाई। ठीक है, दूसरा अगर हमारा द्वितीय क्रियाकलाप की बात करें तो द्वितीय क्रियाकलाप का मतलब होता है मेरे शेरों शेरनियों क्या? विनिर्माण। क्या बोलेंगे सर? विनिर्माण। यानी दोस्तों याद रखिएगा, विनिर्माण का मतलब क्या होता है कि आधा अधूरा बनाए हुए सामान को पूरा बनाना। जैसे हम बोल सकते हैं दोस्तों घर बनाना, ये हमारा क्या है भाई? हमारा आता है दोस्तों विनिर्माण के अकॉर्डिंग। ओके, तो द्वितीय क्रियाकलाप दोस्तों हमारा एक तरह का देखा जाए तो क्या है भाई? विनिर्माण। तृतीय क्रियाकलाप में मेरे दोस्तों सीधा सीधा याद रखिएगा सेवा। जो क्षेत्र में आपको सेवा मिले उसे आप कहिएगा तृतीय क्षेत्र। जैसे हमारा बैंकिंग, जैसे स्कूल, जैसे अस्पताल, जैसे दोस्तों हमारा विद्यालय, यहां पे क्या है भाई? तो हमारा होता है क्या? सेवा। जैसे व्यापार,
जैसे हमारा क्या भाई व्यापार, तो ये हमारा सारा चीज क्या भाई तृतीय क्रियाकलाप है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय, तृतीय क्रियाकलाप के बारे में उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, तो कम से कम आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए भाई। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष रेलगाड़ी चलाया गया था। थोड़ा सा याद कीजिएगा तो मेरे दोस्तों बहुत ही प्यारा तरीके से आपको पता होगा, मुंबई टू ठाणे, याद रखिए दोस्तों कहां पे, तो बोलेंगे सर ठाणे। मेरे भाई आप लोग ये भी एक क्वेश्चन याद रखिएगा, किसके शासनकाल में, तो बोलेंगे सर डलहौजी। क्या बोलेंगे सर डलहौजी के शासनकाल में। क्या बोलेंगे रसगुल्ला, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में चलाया गया था भाई। क्या बोलेंगे सर 1853 को दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया था। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे मुंबई और ठाणे के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 9th नंबर में। अब आइए सर मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बता रहा हूं, प्लीज मेरे दोस्तों अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो दोस्तों आप लोग दिल के दरवाजे में बंद कर लीजिए। मैं पहले कह चुका हूं कि ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में आप दावा कर सकते हैं कि मैंने 50 सही किया, 40 सही किया, 30 सही किया भाई, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़े मेरे दोस्तों। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सबसे पहले जानिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है दोस्तों, तो बताएंगे सर 1969 में। क्या होता है भाई, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण होता है वो कब होता है, तो 1969 को हमारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। दूसरा बात आप लोग यहां पे ध्यान रखेंगे, जो हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना है भाई, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चला था, ठीक है भाई। इसी तरह से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम लोग बात करें तो 1956 से लेकर 1961। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें 61 से लेकर 66। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों हमारा 3 साल तक गैपिंग हो गया था भाई। क्या बोलेंगे सर, 3 साल तक हमारा योजना को दोस्तों स्थगित कर दिया था। क्या बोलेंगे सर, 3 साल तक हमारी योजना को स्थगित कर दिया था। उसके बाद हमारा दोस्तों फिर शुरू होता है दोस्तों 1969 से 1974 तक, ठीक है भाई, 1969 से 1974 तक। आप खुद अंदाजा लगाइए मेरे दोस्त कि आखिर ये कौन सा पंचवर्षीय योजना में आता है, तो बोलेंगे सर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यानी हमारा 4th पंचवर्षीय योजना में दोस्तों हमारे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, समझ गए भाई। और डिटेल्स में आप लोगों को मैं बता रहा हूं क्योंकि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आपके पेपर में 4 क्वेश्चन आएगा। क्या दोस्तों बोलिए ना सर, 4 क्वेश्चन आएगा। और हां एक भी क्वेश्चन मेरे दोस्तों छोड़ कर नहीं आना है, आपका छोटा भाई आपको दिल खोल कर बताएगा। आपकी स्क्रीन पे दोस्तों अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अब यहां पे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोग डिटेल्स में पढ़ने के प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना को जो कालखंड है ये हमारा दोस्तों 1951 से लेकर 1956 के बीच में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अगर हम बात करें दोस्तों किस पर ध्यान दिया गया था, तो बोलेंगे सर कृषि पर ध्यान दिया गया था। अगर फिर हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना पे आ जाते हैं और प्रथम पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछा जाएगा किस मॉडल पर आधारित था, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा हैरोल्ड डोमर मॉडल। क्या मुस्कुरा कर बोलिए, क्या बोलेंगे सर, हैरोल्ड डोमर। डोमर में शॉर्टकट में लिख दे रहा भाई, ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल। क्या बोलेंगे सर, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है ना भाई। वही अगर हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से 61 के बीच में था और ये हमारा उद्योगों पर ध्यान दिया गया। किस पर मेरे भाई, तो बोलेंगे सर उद्योगों पर ध्यान दिया गया। और ये कौन सा मॉडल पर आधारित था, तो बोलेंगे सर पीसी महालनोबिस। क्या बोलेंगे सर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। क्या बोलेंगे रसगुल्ला, तो बोलेंगे सर पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। जाने से पहले एक बात और सुनिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय के दौरान, जी हां द्वितीय पंचवर्षीय के दौरान हमारा 3 बड़ा पूरे भारत में स्टील प्लांट की स्थापना हुआ था। सुन के जाइएगा तो मजा आएगा दोस्तों। 3 गो स्टील प्लांट कौन कौन सा था याद रखिएगा। तो पहला याद रखिएगा दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है भिलाई स्टील प्लांट। क्या बोलेंगे सर, भिलाई स्टील प्लांट याद रखिएगा। और राउरकेला, भिलाई स्टील प्लांट जो दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ में भाई, क्या बोलेंगे सर, छत्तीसगढ़ में। वही अगर हम राउरकेला का बात करें तो राउरकेला जो हमारा स्टील प्लांट है दोस्तों ये हमारा उड़ीसा में भाई। कहां पे बोलेंगे सर, ये हमारा उड़ीसा में है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या था, तो बताएंगे सर हमारा पश्चिम बंगाल में था दोस्तों दुर्गापुर स्टील प्लांट। क्या बोलेंगे सर, दुर्गापुर स्टील प्लांट। क्या बोलेंगे सर, दुर्गापुर स्टील प्लांट। ये कहां था रसगुल्ला, तो बोलेंगे सर पश्चिम बंगाल में। कहां पे, तो बोलेंगे सर पश्चिम बंगाल में। इतना डिटेल्स में आप लोगों को एक एक पॉइंट दोस्तों आना चाहिए, ठीक है, तभी मजा आएगा। पूरे भारत में 4 बड़का स्टील प्लांट है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखेगा। एक प्लांट सर आपने छोड़ दिया मेरे दोस्तों, मैं उसको स्टार लगाता
हूं, क्यों लगाता हूं, क्योंकि ये हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना है नहीं, बल्कि ये हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना। जी हां, तृतीय पंचवर्षीय योजना यानी 1961 से 1966 के बीच में हुआ था। बोकारो, अगर आप में से कोई होंगे बोकारो से तो उनको अच्छी तरह से पता होगा बोकारो स्टील प्लांट। क्या बोलेंगे सर? बोकारो स्टील प्लांट, ये आप सभी को पता है दोस्तों, हमारे प्यारा सा राज्य झारखंड में भाई, ठीक है। अब यहां पे आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया है? सोवियत संघ। क्या? सोवियत संघ। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, राउरकेला स्टील प्लांट, आपको पता होना चाहिए भिलाई स्टील प्लांट, आपको पता होना चाहिए दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया है। अगर आपको नहीं पता है ना दोस्त, पता कर लीजिएगा, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएंगे। तो आइए सर, हम लोग इतना डिटेल्स में जानने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। मजा आ रहा है तो दोस्तों लाइक का बटन को जरूर दबाएं। भारतीय योजना आयोग, आइए सर भारतीय योजना आयोग के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं भारतीय योजना आयोग के बारे में। सबसे पहले आप लोग जानिए, मोदी सरकार हमारे देश में आया और बहुत सारी चीजों का नाम बदल दिए। जिसका नाम दोस्तों योजना आयोग था उसका नाम बदल के रख दिया क्या? नीति आयोग। उन्होंने सोचा कि नाम बदलने से विकास हो जाएगी, पता नहीं दोस्तों, नाम बदलने से विकास होता तो मैं भी अपना नाम प्रिंस छोड़कर कुछ और रख लेते तो मजा आता है ना भाई। तो वही कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रखा गया। और नीति आयोग की स्थापना हुआ था भाई कहे तो बताएंगे सर 1 जनवरी 2015 को। याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की स्थापना पूछा जाएगा कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को हमारा योजना आयोग का स्थापना होता है, जिसका नाम मोदी सरकार ने अपना नाम बदल करके नीति आयोग रखा गया। दूसरी बात यहां पे आप लोग गौर करेंगे कि योजना आयोग हो या दोस्तों हमारा नीति आयोग हो, याद रखिए दोस्तों, योजना आयोग हो या हमारा नीति आयोग हो, दोनों का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है भाई। क्या बोलेंगे सर? याद रखिए दोनों का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है भाई? तो बोलेंगे सर प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है सर? मुस्कुरा कर बोलिए, प्रधानमंत्री होते हैं भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। आपसे पूछा गया कि नीति आयोग, जी हाँ दोस्तों नीति है ना भाई, आपसे पूछा गया नीति आयोग का पूरा नाम क्या है भाई? बताइए नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले तो हमारा एन आता है भाई, तो एन से हम लोगों को पता होना चाहिए नेशनल होगा, है ना भाई। ये तो भारत है, ये नहीं होगा भाई, ये तो नहीं होगा दोस्तों। सबसे पहले हमारे क्या होगा दोस्तों? नेशनल, है ना भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, है ना भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा NITI। इसका क्वेश्चन दोस्तों आप लोग दिल के दरवाजे में बैठा लीजिएगा। नीति आयोग, योजना आयोग, क्रियाकलाप, ये 100% आपका टॉपिक का याद रखिए दोस्तों वायरल क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वहीं अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की मूव करते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है? आप सोचिए, हम लोग दोस्तों स्वर्ण रेखा के नाम से किसे जानते हैं? रेखा नहीं भाई, रेशा, स्वर्ण रेशा के नाम से जानते हैं दोस्तों हम लोग जूट। याद रखिए दोस्तों, कपास कौन सा मिट्टी में उगाई जाती है? तो बोलेंगे सर कपास हमारा काली मिट्टी में। कहां पे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर काली मिट्टी में। सबसे ज्यादा कपास कहां पे पाया जाता है दोस्तों? तो बोलेंगे सर सबसे ज्यादा अगर कपास की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों हमारा भारत में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कहां, तो बोलेंगे सर पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा दोस्तों, दिल खोल के बता रहा हूं, इसलिए आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर बैठिए, जहां नहीं समझ में आ रहा है कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए। बाकी तो मैं आपके कॉलेज आ रहा हूं बहुत जल्द, आप लोग अपना अपना कॉलेज कमेंट सेक्शन में बता देंगे कौन से कॉलेज से भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, और कपास को दोस्तों हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या? सफेद। क्या बोलेंगे सर? सफेद सोना के नाम से जानते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर? सफेद सोना के नाम से जानते हैं हम लोग कपास को। आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा दोस्तों, पूरा विश्व में अगर हम विश्व की बात करें कि सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहां पे होता है, तो विश्व में दोस्तों हमारा चीन होगा भाई। चीन दोस्तों कोयला में भी आगे है, याद रखिएगा कोयला, जी हाँ दोस्तों, जिसे हम लोग काला सोना भी बोलते हैं भाई, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? ए इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है दोस्तों, तो बोलेंगे सर उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दुग्ध का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो बोलेंगे सर उत्तर प्रदेश में। झारखंड में क्या होता है दोस्तों सबसे ज्यादा, तो बोलेंगे सर कोयला। क्या बोलेंगे सर? कोयला। याद रखिएगा झारखंड में कहां दोस्तों, तो बोलेंगे सर धनबाद। कहां पे बोलेंगे सर? धनबाद। धनबाद में कहां दोस्तों, तो बोलेंगे सर झरिया। क्या बोलेंगे सर?
झरिया। कहां पे रसगुल्ला, तो बोलेंगे सर झरिया। आप लोग ये कमेंट में जरूर बताएंगे कि झारखंड में सबसे ज्यादा अभ्रक कौन सा जिला से प्राप्त होती है, कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते सर। कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है भाई? कृषि आधारित मतलब बिना कृषि के अलावा भी हम लोग उस उद्योग को कर सकते हैं भाई, बिना कृषि के अलावा कर सकते हैं भाई। खनिज तेल, बिल्कुल भाई, कोई किसान की जरूरत नहीं है, कोई बेल की जरूरत नहीं, कोई हल की जरूरत नहीं है, कोई मिट्टी की जरूरत नहीं है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? ये आपका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, योजना आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब योजना आयोग, आप ही बताइए दोस्तों, हमारा देश में योजना आयोग बनाएगा कोई ना कोई कारण होगा भाई, हाँ या नहीं? तो योजना आयोग का कारण था एक ही, यह एक सलाहकारी निकाय है भाई। क्या बोलेंगे सर? यह एक सलाहकारी निकाय है। इसका मतलब क्या होता है कि देश में विकास करने के लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए, जिसका नाम दोस्तों उन्होंने योजना आयोग रखा था, उसका बदल करके नीति आयोग रखा। और दोस्तों इसमें कोई भी विकास करना चाहेंगे तो सबसे पहले सलाह लेंगे, मशवरा लेंगे, मंत्रिपरिषद में बैठकर सभी मंत्रियों से सलाह लेंगे, फिर जाकर के दोस्तों इसका हमारा प्लानिंग आगे बढ़ेगी। इसीलिए इसको कहा गया क्या? तो बोलेंगे सर सलाह निकाय। अगला क्वेश्चन पे आते सर 70, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई गरीबी उन्मूलन है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है भाई? गरीबी उन्मूलन योजना आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो बोलेंगे सर आधार। क्या बोलेंगे सर? आधार। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, क्या आपको दिया गया जो आधार कार्ड है आपको प्रमाण देता है कि आप गरीब है? बोलिए बाबा, नहीं ना। आधार कार्ड क्या है दोस्तों? पहचान है। क्या? पहचान भाई। बाकी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता है, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वर्ण योजना ये भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते सर। भारत में हरित क्रांति, दोस्तों आप यहां पे थोड़ा सा आप लोग पोस्टमार्टम कर लीजिए। ठीक है भाई, सुनिए मेरे दोस्तों, हरित क्रांति सबसे पहले आप लोग जानिए कि हरित क्रांति की शुरुआत विश्व में सबसे पहले किसने किया था भाई? तो बोलेंगे सर डॉक्टर, याद रखिए दोस्तों, बोरलॉग। क्या बोलेंगे सर? बोरलॉग। किसने किया था भाई? तो बोलेंगे सर डॉक्टर बोरलॉग ने किया था। लेकिन अगर यही प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसने किया था भाई? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो बोलेंगे सर डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। क्या बोलेंगे सर? एस.एम. स्वामीनाथन। अगर यही आपसे पूछा जाएगा कि हरित क्रांति, जी हाँ दोस्तों, किस देश से लिया गया है? तो बोलेंगे सर रूस से लिया गया भाई। कहां पे लिया गया है? तो बोलेंगे सर रूस से लिया गया है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा हरित क्रांति के बारे में कि हरित क्रांति में सबसे सफल राज्य कौन सा है भाई? तो बताएंगे सर पंजाब। क्या बोलेंगे सर? सबसे सफल राज्य हमारा पंजाब। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरित क्रांति में, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हरित क्रांति में कौन सा फसल को सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, तो बोलेंगे सर गेहूं। क्या बोलेंगे सर? तो बोलेंगे सर गेहूं। इतना सारा जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना भाई, चुटकी में उड़ाइए मत, मेहनत लगा है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सही तरीके से ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और दिल में इरादा बना के रखिए कि क्वेश्चन कैसा भी हो, लेवल कितना भी टफ लेवल का हो, इजी लेवल का, मॉडरेट का हो, हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे सर, आपसे वादा करते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि जितने सारे लेक्चर अभी आने वाले हैं, सारे लेक्चर को दोस्तों आप लोग दिल खोल के आप लोग देख लीजिएगा भाई। ठीक है, चलिए तो बता रहे सर हमारा क्या बताया कि हरित क्रांति के जनक डॉक्टर बोरलॉग को विश्व में, भारत में डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन। कहां से लिया गया हरित क्रांति? रूस से। कौन सा राज्य में हरित क्रांति लागू हुआ था भाई? तो पंजाब। और दोस्तों कौन सा फसल को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया गया था? गेहूं। अब एक क्वेश्चन आता है सर क्या हरित क्रांति, जी हाँ दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भाई? तो बोलेंगे सर तीसरी पंचवर्षीय योजना में। क्या बोलेंगे सर? याद रखिए दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में होती है भाई। क्या बोलेंगे सर? हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में होती है। कब होती है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर हरित क्रांति की जो हमारा शुरुआत है ये हमारे तीसरी पंचवर्षीय योजना में होती है भाई। इतना सारा डिटेल्स में आपको पता होना चाहिए। अब पूछा गया सर किस धातु को अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? जैसे मनुष्य का रीढ़ का हड्डी हमारे बॉडी के पीछे में है, लेकिन दोस्तों हमें आज तक पता नहीं है कि आखिर इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। यही रीढ़ की हड्डी है दोस्तों जो हमें खड़ा करके रखती है। ये रीढ़ की हड्डी है दोस्तों जो हमें झुकने में और उठने में मदद करते हैं। ठीक इसी तरह से आपसे यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस उद्योग को अक्सर आधुनिक उद्योग मतलब रीढ़ की हड्डी कहा गया। ये आपसे पूछा गया रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया? तो बोलेंगे सर याद रखिए रीढ़ की अगर हड्डी की बात करें वो स्टील है। बिना लोहा का कोई भी दोस्तों फैक्ट्री नहीं बन सकता है। बिना लोहा का कोई भी फैक्ट्री का स्थापना नहीं हो सकता है। चाहे आप कागज की फैक्ट्री खोले, चाहे आप साबुन की फैक्ट्री खोले, किसी भी फैक्ट्री को आप ओपन करें,
आपको ध्यान रखना कि स्टील की आवश्यकता होगी, ठीक है, इसलिए स्टील की फैक्ट्री को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगला है सर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के शुभ आरंभ की घोषणा किसने की है भाई? मैं फिर से कह रहा हूं कि 15 मई से आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है सेमेस्टर 2 का। तो अगर आप चाहते कि सर मुझे अच्छी तरह से सेमेस्टर 2 में तैयारी करना है तो याद रखिएगा 15 अप्रैल से जो क्लासेस शुरू हो रही है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वहां पे हमारा कोर्सेज अवेलेबल होगी, जा करके आप लोग ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह दोपहर शाम को जुड़ के आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं भाई, ठीक है। आइए सर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के शुभारंभ की घोषणा ये करने वाला कौन था कैंडिडेट था दोस्तों? तो बोलेंगे सर ये करने वाला कैंडिडेट था दोस्तों हमारा कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन भाई? मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन पूछा गया सर MSME पूर्ण नाम यानी आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड आपके पेपर में 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है भाई। तो बोलेंगे सर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर क्या? 20 का राइट आंसर होगा। अगला बोकारो स्टील प्लांट, अभी तो बताएं सर बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया भाई? तो बोलेंगे सर सोवियत संघ। ये तो बोकारो स्टील प्लांट है दोस्तों जो हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था भाई। क्या बोलेंगे सर? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में भाई। इतना आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ है भाई? देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में 4 बड़का भाई, बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और हमारा भिलाई स्टील प्लांट, ये 4 स्टील प्लांट है। लेकिन यहाँ पे एक बात पूछा गया भाई, सबसे बड़ा की बात कहा गया, तो सबसे बड़ा के रूप में हम लोग देखते हैं राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में है भाई। क्या बोलेंगे सर? राउरकेला स्टील प्लांट जो हमारा उड़ीसा में भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था? अब यहाँ पे आते हैं सर पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में कुछ बात बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। हमारा अंतिम बार जनगणना कब हुआ था? 2011 में। 2011 के जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर हम लोग दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर देखते कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो बोलेंगे सर बिहार में। क्या बोलेंगे सर? बिहार में। सर कितना है सर? तो बोलेंगे सर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। क्या बोलेंगे सर? 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में हमारे 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। क्या बोलेंगे सर? 1106 व्यक्ति निवास करते हैं, ये सबसे ज़्यादा है। अगर यही चीज़ अगर हम चले जाएँ दोस्तों, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर इंक्रीजेस की बात करें, भारत का वह कौन सा राज्य दोस्तों जो हमारा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है? तो बोलेंगे सर हमारा याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलेंगे सर? अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलेंगे? तो अरुणाचल प्रदेश। कितना है सर? तो बोलेंगे सर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में मात्र हमारा 11 व्यक्ति निवास करते हैं सर। कितना? 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में मात्र हमारा 11 व्यक्ति निवास करते हैं भाई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग कुछ और गौर कीजिएगा। आपसे पूछा गया कि पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो बोलेंगे सर पहली बार 1872 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था भाई, सॉरी लॉर्ड मियो के शासनकाल में, ठीक है भाई। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पे और गौर कीजिएगा, ये सफल जनगणना नहीं थी, इसलिए पहली बार जनगणना जो हुआ हमारा सफल जनगणना 1981 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया कि 2011 के जनगणना अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो बोलेंगे सर 414। झारखंड का जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा तो दोस्तों बताएंगे क्या? 414, ठीक है भाई। इतना आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते सर। अरे भाई मैं पूरा डिटेल्स में बता रहा हूं, आप लोग बोरिंग तो नहीं हो रहा ना भाई? देखिए डिटेल्स में पढ़ने से एक प्रॉफिट क्या है, क्वेश्चन कहीं से भी जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आ जाए, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आ जाए। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, आपको पता होगा तभी तो बना सकते हैं ना। इसलिए मेरे दोस्तों मैं कोई भी क्लास को स्टडी कराता हूं, चाहे वो 11th 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, या झारखंड पुलिस का हो, बिहार पुलिस का हो, रेलवे का हो, किसी भी डिपार्टमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम, मैं पूरा डिटेल्स में चला जाता हूं। मैं तो और डिटेल्स बता सकता हूं दोस्तों, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्तों क्वेश्चन अभी 50 क्वेश्चन बताना भाई, आप लोग कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि बोरिंग लग रहा है। कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप लोग अपने राय को जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पर आते सर अगला क्वेश्चन, बॉक्साइड उत्पाद की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है? आपसे पूछा गया कि बॉक्साइड जो हमारा उत्पादन होती है वो पूरे भारत में 28 राज्य में से कौन सा स्थान है? तो बोलेंगे सर इसका आप लोग आंसर कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे भाई, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन बात है सर, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 2.42%। कितना है सर? 2.42%। देखिए दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पे है, ठीक है ना। जनसंख्या की दृष्टि से याद रखिएगा दोस्तों, पॉपुलेशन से प्रथम स्थान पे है, लेकिन एरिया की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये हमारा 7वां नंबर पे है। क्या बोलेंगे सर? 7वां नंबर पे है भाई, ठीक है। और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़ा देश, 4 सबसे छोटा देश, इसी तरह से भारत का भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा राज्य 4 गो और सबसे छोटा राज्य 4। इतना आपको नॉलेज होना चाहिए मेरे भाई। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला कि कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, मतलब वो कौन सी रेखा है जो भारत को 2 भागों में बांट देती है? तो बोलेंगे सर कर्क रेखा। कर्क रेखा दोस्तों याद रखिएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा झारखंड में कहां से गुजरती है? रांची में। रांची में कहां से गुजरता है मेरे भाई? तो बोलेंगे नेतरहाट से। कहां से मेरे भाई? नेतरहाट। कमेंट में आप लोग बताएंगे कि नेतरहाट का कौन से गांव से गुजरता है। कमेंट में आप लोग ये बताइएगा कि नेतरहाट के कौन से गांव से गुजरता है, पूरा डिटेल्स में जानिए भाई, है ना। हमारे यहां पे शुरू होता है दोस्तों कहां से? अरे बताइए दोस्त, गुजरात से शुरू होता है भाई। क्या बोलेंगे सर? गुजरात से शुरू होकर राजस्थान को टच करते हुए, मध्य प्रदेश को टच करते हुए झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस तरह से दोस्तों हमारा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या बोलेंगे सर? मित्र पर गमछा झार। इसे आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा भाई। अगला क्वेश्चन में आते सर, रेड क्लिफ लाइन। अब यहाँ पे बहुत सारे बंदा दोस्तों, अब बंदा तो क्या दोस्तों, बहुत सारे टीचर्स भी घबरा जाते हैं कि आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा। लेकिन इसका राइट आंसर जानने से पहले आप लोगों को थोड़ा इतिहास जानना होगा मेरे दोस्तों। जब हमारे देश 1974 में आजाद हुई, जब दोस्तों हमारा आजाद हुई देश, उससे पहले हमारा भारत दोस्तों याद रखिएगा 2 भागों में नहीं बटा था, ये भारत एक ही था। लेकिन जैसे दोस्तों आजाद हुई ना भाई, आजाद होने के बाद ये हमारा भारत 2 भागों में बट गया। एक था सर हमारा दुश्मन सा देश पाकिस्तान, और एक हमारा प्यारा सा इंडिया भाई। क्या बोलेंगे सर? प्यारा सा इंडिया। अब गौर कीजिएगा, अब मेरे दोस्तों यहां पे आप लोगों को गौर करना है क्या, जो हमारा पाकिस्तान है भाई, है ना भाई, ये पाकिस्तान दोस्तों 2 भागों में बटा हुआ था भाई। क्या बोलेंगे सर? पाकिस्तान हमारा 2 भागों में बटा हुआ था। एक तरह हमारा पश्चिमी पाकिस्तान, है ना भाई, एक हमारा था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है ना भाई। पूर्वी पाकिस्तान को हम लोग आज हमारा जो है भाई वो हमारा बांग्लादेश का निर्माण हो चुकी है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा 1971 में, ठीक है। गौर कीजिएगा, इसका आंसर जानने से पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा हिस्ट्री जान लीजिए। अगर नहीं जानिएगा ना भाई तो फिर वही होगा जो एक टीचर रट्टा लगा के पार हो जाता है। मैं भी बोल सकता हूं दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट आंसर होगा भारत पाकिस्तान, है ना भाई। लेकिन इतिहास जानिए, आखिर रेड क्लिफ ही क्यों होगा दोस्तों? रीजन होना चाहिए ना भाई, रीजन पता होना चाहिए ना भाई, याद रखिएगा। नहीं पता होगा तो दोस्तों फिर इसका क्या फायदा होगा पढ़ के भाई, ठीक है। तो बताइए मेरे दोस्तों, भारत पाकिस्तान ये हमारा पूर्वी पाकिस्तान, और दोस्तों हमारे ये हमारा पश्चिम पाकिस्तान। पश्चिम पाकिस्तान आज हमारा पाकिस्तान हो गया है। पूर्वी पाकिस्तान जो था हमारा, वो हमारा बांग्लादेश का निर्माण हुई है 1971 में। किसने आजाद करवाया? भारत ने। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। आप गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा पूरा डिटेल्स में बोल रहा हूं कि जो रेड क्लिफ लाइन है दोस्तों ना, ये रेड क्लिफ लाइन ये भारत और कभी ना बांग्लादेश के बीच में लिखा रहेगा, ठीक है भाई। अगर आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा कि भारत और बांग्लादेश, और एक ऑप्शन में भारत और पाकिस्तान नहीं रहेगा, लिख देगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको भारत और पाकिस्तान लगा देना, सॉरी भारत और बांग्लादेश लगा देना है। इसलिए मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ी इतिहास है जो मैं दोस्तों पूरा यहाँ पे डिक्लाइन नहीं कर सकता, माफ़ कीजिएगा इसके लिए, बहुत बड़ी स्टोरी है भाई। अब यहीं पे चले जाए दोस्तों हमारा मैकमोहन रेखा, भारत, याद रखें दोस्तों मैकमोहन। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा जानिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स में। मैकमोहन आप लोगों ने रट्टा लगा लिया दोस्तों। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है, लेकिन आप लोग जानना चाहिए कि कब इसका स्थापना हुआ था? 1914 में। किसने स्थापना किया? तो बोलेंगे सर इंग्लैंड ने। किसने किया था भाई? इंग्लैंड ने। क्यों? क्योंकि हमारा देश उस समय इंग्लैंड का गुलाम था भाई, ठीक है। क्यों किया था इसके पीछे भी हिस्ट्री है भाई, ठीक है ना। चलिए, तिब्बत को लेकर क्या था, बहुत बड़ी स्टोरी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए दोस्तों, यहां पे आपसे पूछा गया कि भारत से सबसे ऊंची चोटी दोस्तों हमारा कंचनजंगा भारत में, लेकिन सबसे ऊंची चोटी दोस्तों K2, याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा भाई? तो बोलेंगे सर गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे बड़ा राज्य दोस्तों हमारे क्या होगा? प्यारा सा राजस्थान, ठीक है। आइए सर, आपके स्क्रीन पे आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत का वो कौन सा राज्य दोस्तों, याद रखिएगा, जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है? मेघालय में। कहां पे दोस्तों? मासी
राम, कहाँ पे मेरे भाई, मासीराम में। कहाँ पे होता है तो बोलेंगे सर 365 दिन में 365 दिन बारिश होती है। आप लोग सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, मैं भी सुनता हूँ तो दंग रह जाता हूँ, लेकिन रियलिटी है दोस्तों, ये हमारे प्रकृति का देन है कि 365 दिन में 365 दिन यहाँ पे बारिश होती है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं सर, कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ है तो बोलेंगे सर गोवा से दमन तक। क्या बोलेंगे सर, गोवा से दमन तक दोस्तों हमारा कोंकण तट का विस्तार है, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे आते हैं सर अगला, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर यानी दोस्तों लिटरेचर कितना था भाई, है ना भाई। आपसे पूछा गया कि भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा भाई, साक्षरता, तो बोलेंगे सर केरल। वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम कहाँ मेरे भाई, तो बोलेंगे सर कम अगर बात करें तो कम में आप चले जाइएगा सर कहाँ पे, बिहार। क्या बोलेंगे सर, बिहार। अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड हुआ कौन सा राज्य जहाँ पे सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं, पढ़ा लिखा, है ना भाई, मतलब स्टूडेंट्स हैं, तो बोलेंगे सर वो है हमारा रांची, ठीक है भाई। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकंड नंबर में हमारा दोस्त अभी हमारा हजारीबाग आ चुका है भाई, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे सर 33 में आपसे पूछा गया क्या, तो बताएंगे सर पढ़ा लिखा तो 66%, यानी हमारा 100 में से 34 का व्यक्ति ऐसा था जो अनपढ़ था, 66 का व्यक्ति पढ़ा लिखा था। तो अब चाची अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, जब आप झारखंड की कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स ये से पढ़ना होगा भाई। फिलहाल आप लोग इतना याद रखिए 1978 में। आपके स्क्रीन पर आते सर अगला, निम्नलिखित में से झारखंड की उपराजधानी कहाँ है, तो झारखंड की उपराजधानी दोस्तों दुमका है। झारखंड का राजधानी दोस्तों कहां पे है, तो रांची में है। और आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि झारखंड का राजधानी का निर्माण कब हुआ, तो बताएंगे सर 2000 ईस्वी में। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, जनजाति जनसंख्या के आधार पर झारखंड की द्वितीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। द्वितीय सबसे बड़ी जनजाति की अगर आपसे बात करें तो बोलेंगे सर उराव, लेकिन पहला में क्या होगा दोस्तों हमारा संथाल। क्या होगा सर, पहला में हमारा संथाल होगा। मुंडा जनजाति सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है मेरे दोस्तों, तो बोलेंगे सर छत्तीसगढ़ में। कहां पे, छत्तीसगढ़ में। कंफ्यूजन हो भाई, मैं कंफ्यूजन हूं, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ ही होगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, कभी कभी भूल जाता हूं भाई, इतनी सारी चीजें याद करके रखना पॉसिबल नहीं है। और झारखंड का एकमात्र लोता प्लेटफॉर्म है हमारा, जहाँ पे दोस्तों 24 घंटा में 23 घंटा क्लासेस, सॉरी आपका 20 घंटा प्लस क्लास चलती है। जी हाँ मेरे दोस्त, आप लोग सोचते हैं सिर्फ सेमेस्टर वाले को पढ़ाते, क्या नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे हर कैटेगरी का कॉम्पिटिटिव का क्लास का सभी प्रकार की क्लासेस यहाँ पे दिए जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों आप चाहते हैं कि सर मुझे भी अच्छी तरह से कंपटीशन का भी तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को मिसाइल क्लासेस 2.0 एक हमारा क्या है भाई न्यू यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आप लोग आसानी से दोस्तों सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए अगला है सर, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप सभी को पता है दोस्तों गौतम बुद्ध। सबसे पहले अब इसके बारे में जब मैं पोस्टमार्टम करने बैठ जाऊँ तो दोस्तों हमें लगता है कि 5 मिनट इसी में चला जाएगा। फिर भी जो इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को जानना चाहिए, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म मेरे दोस्तों 563 ईसा पूर्व में होता है। कपिलवस्तु कहाँ पे है, नेपाल में है। दूसरी बात आपको जानना चाहिए दोस्तों कि हमारा जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे किया था, तो बताएंगे सर बोध गया में। सबसे ज़्यादा दोस्तों उन्होंने उपदेश कहाँ पे दिया था, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिया था, श्रीवास्तव में। गौतम बुद्ध ने दोस्तों धर्मचक्र परिवर्तन कब अपनाया, धर्मचक्र परिवर्तन क्या है, तो गौतम बुद्ध ने दोस्तों जब धर्म का प्रचार करने लगा, बौद्ध धर्म का, तो वो हमारा धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। महापरिनिर्वाण क्या कहलाता है, गौतम बुद्ध के इस दुनिया से चले जाना, महापरिनिर्वाण। एक होता है महाविनिष्क्रम, है ना भाई, सारा चीजें निरंजना नदी के तट पर किया था। ये बहुत सारी चीजें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। हाथी गुफा अभिलेख किससे शासक से संबंधित है, आपसे 38 पूछा गया कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, तो बोलेंगे सर खारवेल से। क्या बोलेंगे सर, क्लास 12 का क्वेश्चन है। कर्मा त्योहार मेरे दोस्तों कहाँ पे मनाया जाता है धूमधाम से, तो बोलेंगे सर झारखंड में। आपके स्क्रीन में आते सर अगला, दिसम गुरु के नाम से किसे प्रसिद्ध है, दिसम गुरु के नाम से आखिरकार कौन प्रसिद्ध है, तो दिसम गुरु के नाम से शिबू सोरेन प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते सर, बेतला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां पे है, तो प्लामू में। क्या बोलेंगे सर, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पे दोस्तों, बोलेंगे सर कहां पे, प्लामू में। आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला, प्राचीन वैद। अब दोस्तों जब मैं वैद के बारे में जाऊंगा तो इतना डिटेल्स में चला जाऊंगा तो मेरे दोस्तों आपको क्या बोलूं मैं। फिलहाल जानिए दोस्तों वैद का मतलब क्या होता है, दोस्तों ज्ञान होता है। और वैद जो है दोस्तों याद रखेगा 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पुराना वैद पूछिएगा मेरे भाई, पुराना वैद, तो बोलेंगे सर हमारा ऋग्वेद होगा। संगीत का संबंध अगर आपसे पूछा जाएगा कि किससे भाई, तो बोलेंगे सर संगीत का संबंध हमारा संवेद से है। जादू टोना का संबंध किससे होगा, जड़ी बूटी का संबंध किससे होगा, ये पूरा डिटेल्स में आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है ना। चलिए सबसे बाद वाला वैद कौन सा है, अगला, निम्नलिखित में से शहर कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित नहीं है। देखिए आपसे पूछा जाएगा अगरा, यमुना। ऐसा माना जाता है कि 2 दिलों को मिलाने वाले, अगर आपका भी दिल टूट चुका है तो यमुना नदी आइए भैया, ठीक है भाई, यमुना नदी चले जाइएगा। कटक, ये कटक याद है मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए।
बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर मैसूर होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे सर, मैसूर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए सर आपकी स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? इतना बड़ा मूर्ति है जिसका निर्माण कराने वाला था चोल वंश। क्या बोलेंगे सर, चोल वंश ने करवाया था। राज तरंगनी के लेखक कौन है दोस्तों? हमारा कल्हण है दोस्तों। कौन है? कल्हण। अगला है सर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन कब हुआ था? अब हमारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है इसका गठन हुआ था दोस्तों 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। सोचिए हमारे झारखंड का जब निर्माण नहीं हुआ था ना, उससे पहले हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का निर्माण हुआ था। अगला, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य क्या है? तो बोलेंगे सर बिहू आसाम का है भाई। क्या बोलेंगे सर? आसाम का भाई। इसी तरह से दोस्तों हम लोग चले जाएंगे भाई गरबा, ये हमारा गुजरात का भाई। क्या बोलेंगे सर? गुजरात का है। इसी तरह से दोस्तों आपसे पूछा गया कि झारखंड का, आपसे क्या पूछ रहा है भाई? झारखंड का हमारा झूमर है भाई। क्या बोलेंगे सर? याद रखिएगा झूमर। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि छाव कहाँ का भाई? छाव नाच है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झारखंड का राज्य वृक्ष क्या भाई? ये क्वेश्चन तो फेमस है, ये क्वेश्चन तो दोस्तों हमारा क्या भाई? फेमस है, ये हर साल आता है। आपको बताना है साल होगा या महुआ, तो बोलेंगे सर साल वृक्ष होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 49 है। भारतीय दर्शन के दो संप्रदाय क्या है? भारतीय दर्शन का दो संप्रदाय आखिरकार कौन सी है? तो बोलेंगे सर वो हमारा होगा आस्तिक और नास्तिक। और आस्तिक और नास्तिक से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएगा। जी हाँ मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए, आस्तिक और नास्तिक से 3 प्रश्न छपेगी आपके एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए भाई। आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन, जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है भाई? फटाफट बताइए। जैन दर्शन के प्रवर्तक है दोस्तों महावीर स्वामी जैन। तो दोस्तों ये आप लोगों के सामने मैं एक कंप्लीट सेट लेकर आया था जो मैंने ना आप लोगों को दिखाया। बाकी दोस्तों इस प्रकार मैंने टोटल 10 सेट बनाया हूं और इन 10 सेट को दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताने की प्रयास करूंगा। बस मैं चाहता हूं कि कितने सारे बंदा है दोस्तों जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सर नेक्स्ट सेट भी जल्दी से बताइए। मैं बहुत जल्द लाइव क्लासेस का भी वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो तैयार है तो कमेंट्स में जरूर बताएं।